तो हेलो बोगालो, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग टू दी ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आज की जो क्लास है ये आपकी अकाउंट्स की क्लास है। ठीक है। अपनी अकाउंट्स की क्लास है। अब अकाउंट्स की क्लास है। अरे यार, ये अपनी अकाउंट्स की क्लास है। ठीक है। अकाउंट्स की क्लास है तो अकाउंट्स में अपन पिछली क्लास में पढ़े थे वाउचर्स। ठीक है। वाउचर कहते हैं किसको है, और कौन कौन से तरह के वाउचर्स हो सकते हैं, कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको वाउचर कहा जा सकता है। ठीक है। अब देखो वाउचर्स के टाइप कितने होते हैं। तो अगर हम लोग पढ़ें तो वाउचर्स के टाइप के कारण वाउचर्स की टाइप क्यों बनेगी, कैसे बनेगी। तो वाउचर्स की जो टाइप बनेगी, हाँ पहले मैं आपको याद दिला दूँ, जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाकर देख लो। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। ठीक है। और अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखो, अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखो। ठीक है। और मज़े से पढ़ो। ठीक है। तो डे ये जो वाउचर्स की टाइप है, ये टाइप बनेगी तो बनेगी कैसे। ट्रांजेक्शन से बनेगी। किसी के दिमाग में आया तुम लोगों में। ट्रांजेक्शन से बनेगी। अब ट्रांजेक्शन से बनेगी तो ट्रांजेक्शन होगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका वाउचर मिलेगा। तो हर एक रिसिट, हर एक बिल जो हम देंगे या फिर लेंगे, परचेज करेंगे तो मिलेगा, बेचेंगे तो देंगे। ठीक है। तो बेचेंगे तो उसके नीचे कार्बन कॉपी अपने रखेंगे, बिल जब देंगे बेचेंगे तो उसके नीचे कार्बन कॉपी रखेंगे, उस पर जो उस पर लिखेंगे आइटम वाइटम वो सभी चीज़ें नीचे नोट हो जाएंगी। एक फाड़ कर उसको दे देंगे, दूसरा अपने पास रहेगा। तो जो हम बिल देंगे, जो हम बिल लेंगे, वो सभी चीज़ वाउचर कहलाएगी। जो पैसा देंगे, जो पैसा लेंगे, वो सभी चीज़ें वाउचर कहलाएंगी। जो माल ट्रांसपोर्ट में डालेंगे और जो माल ट्रांसपोर्ट से उतारेंगे, वो उसका जो रिसीट मिलेगा कि हाँ मैंने इस गाड़ी पे चढ़ा है, इस नंबर के गाड़ी पे चढ़ा है, इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपना सामान दिया कि वहाँ पे जाकर डिलीवर कर देना, तो उसको जो रिसीट दिए या फिर वो उसने जो रिसीट दिया मुझे, वो भी वाउचर होगा। वो डिलीवरी नोट होगा, डिलीवरी वाउचर होगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाउचर होगा वो। ठीक है। उसका जो पेमेंट करेंगे, वो जो बैंक का रिसीट देगा या फिर गूगल पे किए उसका जो स्टेटमेंट निकला, वो भी वाउचर होगा। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग इससे क्या समझेंगे, इससे हमारे दिमाग में क्या छपेगी, क्या ऐसी चीज़ चलेगी। तो हमारे दिमाग में ये चलेगा कि एवरी नोट, एवरी रिसीट of every transaction, every receipt, every every receipt of all transaction are called voucher, are called vouchers। ठीक है। तो हर एक ट्रांजेक्शन वाउचर कहलाएगा। हर एक ट्रांजेक्शन से मिली हुई रिसीट या फिर दी गई रिसीट जो हमारे पास बच जाएगी, जो डॉक्यूमेंट कॉपी बच जाएगी, वो वाउचर कहलाएगी, जो उस चीज़ का सबूत होगा। ठीक है। कि हमारा माल बिका है तो बिका है, उस चीज़ का सबूत है मेरे पास। हमने माल खरीदा है आपसे तो खरीदा है तो उसका सबूत है मेरे पास। मैंने ट्रांसपोर्ट में सामान दिया है तो वो जो रिसीट मिला वो सबूत है मेरा। ठीक है। तुमने माल उतारा ट्रांसपोर्ट से तो तुम उस रिसीट पे सिग्नेचर किए, तो और एक रिसीट अपने पास रखे,
तो वो सबूत है तुम्हारा, और जो इस पे तुम सिग्नेचर किए और वो मेरे पास आ गया, वो सबूत है मेरा कि मैं तुम माल रिसीव कर चुके हो। ठीक है, तो हर एक सबूत, जो ट्रांजेक्शन्स का हर एक सबूत वाउचर है बाबू। ठीक है, तो अब वाउचर कितने तरह के होंगे, तो इसको ऊपर कर दें, कहीं और कर देते हैं इसको, टेक्नोलॉजिया। ठीक है, टेक्नोलॉजिया, 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 टेक्नोलॉजिया। ठीक, अब देखो अपने वाउचर्स कितने तरह के होते हैं, तो अपने जो वाउचर्स हैं, अपने वाउचर्स हैं, ये अपने वाउचर्स होते हैं अपने वाउचर्स होते हैं दो तरह के, एक डेबिट वाउचर और दूसरा क्रेडिट वाउचर। ठीक है, और वाउचर्स में जो फॉर्मेट होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा, वो सभी चीज़ें ये हो सकती है। ठीक है, अकाउंट नेम, कैसा अकाउंट बना, ठीक है, किस नाम से अकाउंट बना, ठीक है, ये होगा। फिर अमाउंट होगा, फिर नरेशन होगा कि क्यों ये अकाउंट बना, यानी इसकी एंट्री क्यों हुई। ठीक है, तो डेबिट वाउचर, अब डेबिट वाउचर से मतलब क्या है कि अब आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे किसको डेबिट करेंगे, कौन डेबिट नेचर का होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट नेचर का होगा और कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट नेचर का होगा। ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हो सकता है पढ़ लें या फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो अब डेबिट वाउचर क्या है, डेबिट वाउचर वो वाउचर है जो उस ट्रांजेक्शन को दर्शाए, जो ट्रांजेक्शन डेबिट इन नेचर है, जिसका नेचर डेबिट का है, जिस ट्रांजेक्शन का नेचर, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब जिस ट्रांजेक्शन का नेचर डेबिट इन नेचर है, वो डेबिट नोट होगा, मतलब डेबिट वाउचर होगा। ठीक है, ठीक है, उसका जो वाउचर होगा, उसका जो सबूत होगा उस ट्रांजेक्शन का, जो कि डेबिट इन नेचर है, वो डेबिट वाउचर कहलाएगा। ठीक है, जो डेबिट नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, जिनको हम लोग डेबिट इन नेचर बोलेंगे, डेबिट इन नेचर करेंगे, और जिनका एंट्रीज होगा डेबिट इन नेचर, वो सभी डेबिट वाउचर कहलाएंगे। ठीक है, अब क्रेडिट वाउचर कौन से होंगे, तो जिन ट्रांजेक्शन्स का जो सबूत है वो क्रेडिट इन नेचर है, यानी जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट नेचर के हैं, उनके जो सबूत होंगे, उनके जो रिसीट्स होंगे, उनके जो बिल्स होंगे, वो सभी क्रेडिट वाउचर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो क्रेडिट वाउचर कहलाएंगे, तो अब ऐसे ट्रांजेक्शन तो एक होंगे नहीं, क्या ऐसे ट्रांजेक्शन एक दो तो होंगे नहीं, हजारों ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है लाखों ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, पैसा यहाँ से वहाँ आ रहा है, इस गोडाउन से उस गोडाउन जा रहा है, ये माल यहाँ से वहाँ जा रहा है, इसको ट्रांसपोर्ट में डाले, वहाँ गया, वहाँ से रिसीट आया, यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, फिर यहाँ से माल खरीदे, फिर इन्वेंट्री लाए, फिर बेचे, फिर इन्वेंट्री लाए, बेचे, फिर पैसा आ गया आया। ठीक है, यहाँ पे खर्चे हुए, उसको पैसे दिए, सैलरी दी, एक्सपेंसेस दिए, चाय का खर्चा, पानी का खर्चा, हर एक चीज़। ठीक है, मशीनरी का खर्चा, बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर का खर्चा, ये सभी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब तो क्रेडिट वाउचर कौन सा होगा, तो हजारों जब ट्रांजेक्शन होंगे तो क्रेडिट वाउचर, उसमें से जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट इन नेचर होंगे वो सभी क्रेडिट वाउचर में आ जाएंगे। ठीक, डेबिट वाउचर कौन सा होगा, तो जो हजारों ट्रांजेक्शन्स, जो लाखों ट्रांजेक्शन्स डेबिट इन नेचर होंगे, वो सभी डेबिट वाउचर कहलाएंगे। ठीक है, अब एक जगह वाउचर्स को कलेक्ट करने के लिए ये सेग्रीगेशन जरूरी है बाबू। ठीक है, ये सेग्रीगेशन जरूरी है कि वाउचर्स को अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह इकट्ठा किया जाए, अलग अलग फाइल बनाकर रखा जाए। ठीक है, जो क्रेडिट वाउचर होगा क्रेडिट फाइल होगा,
डेबिट वाउचर होंगे, डेबिट फाइल होगा, ठीक है। अभी चूंकि ऑनलाइन सभी चीज़ें होने लगी हैं, टैली हो गया, ERP9 हो गया, टैली ERP9, टैली प्राइम, ठीक है, मार्ग हो गया, फिर बहुत सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है, ओडू हो गया, ओडू एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके जो सॉफ्टवेयर हो गए अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर, तो ये सभी चीज़ें ऑनलाइन आ गई अकाउंटिंग के लिए। अब इसके जो वाउचर्स है इनको अलग अलग फिजिकल फॉर्म में रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसको अपलोड कर दो, अकाउंटिंग करके अपलोड कर दो, ये अपना वाउचरिंग अलग अलग हो जाएगा, वाउचर अलग बना लेगा, ठीक है, लेजर अपना अलग बना लेगा, जर्नल एंट्री सिर्फ तुमको करना है, ठीक है, ये सभी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग PNL ONL सब ये अपना बना लेगा, ठीक है, और ये सभी फाइल्स को अलग अलग कर देगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। तो कॉन्सेप्ट तो सेम है, फिजिकल फॉर्म में रखें डिजिटल फॉर्म में रखें, किसी भी फॉर्म में रखें, कॉन्सेप्ट तो वही है कि पहले वाउचरिंग करेंगे, फिर वाउचरिंग के बाद लेजरिंग करेंगे, लेजरिंग के बाद ट्रायल बैलेंस करेंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रायल बैलेंस यानी उसको जांच लेंगे, जांचने के बाद उसको फाइनल अकाउंट करेंगे, ठीक है, यानी बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक। अब देखो, अब चूंकि हजारों ट्रांजेक्शन्स हैं तो इनकी जो वाउचरिंग हो गई ये सभी कंपाउंड वाउचर होंगे। अब कंपाउंड वाउचर्स यानी कॉम्प्लेक्स वाउचर, कंपाउंड वाउचर यानी कॉम्प्लेक्स वाउचर, कॉम्प्लेक्स वाउचर यानी हजारों ट्रांजेक्शन, समझ नहीं आ रहा है कौन कितने दिन का है, कौन किस तारीख का, कौन डेट का है, किस टाइम का है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है यार, अब उसको खोजो, ठीक है, सबका डेट पढ़ो अलग अलग से। अब क्या करें, एक उपाय लाए, अब जो कॉम्प्लेक्स वाउचर है इसको हम एक फॉर्मेट में रखेंगे, सबको एक बुक में एंट्री करेंगे, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स वाउचर है इसी का हम लोग नाम दे देंगे जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर, जनरल वाउचर नहीं, जेनरल, जेनरल नहीं, नहीं, जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर, क्या समझे, जनरल वाउचर नहीं, जर्नल वाउचर, ठीक, जनरल वाउचर नहीं, जर्नल वाउचर, ठीक। अब जर्नल वाउचर यानी एक बुक बना दिए, एक फाइल बना दिए, अब उसमें जो एंट्रीज होगी वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होगी, ठीक है, तो चूंकि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होगी तो कॉम्प्लेक्स वाउचर का ही नाम हम लोग जर्नल वाउचर रख दिए, तो जो उसमें एंट्रीज होंगी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ना कह के जर्नल एंट्री नहीं बोल देंगे उसको। तो अब जर्नल वाउचर में जो कुछ भी एंट्रीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल वाउचर में जो एंट्रीज होंगी वो सभी चीजें क्या होंगी, जर्नल एंट्रीज ना होंगी, जर्नल एंट्रीज, ठीक, जो जर्नल वाउचर में होंगी वो जर्नल एंट्रीज होंगी। कुछ समझ में आया, चलो समझने का तो कुछ था ही नहीं, बस सुनो, ठीक है, जितने ज़्यादा सुनोगे उतने ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब चूंकि इसका जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, ये फॉर्मेट तुम लोग देख रहे हो, चलो ये लगता है मूव नहीं होगा, तो अब ये जो फॉर्मेट है ये तुम लोग देख रहे हो, अब इस फॉर्मेट में डेबिट अकाउंट एक ही में है, एक ही बुक में, और क्रेडिट अकाउंट भी एक ही बुक में है, ठीक। अब इसमें जो अकाउंट नेम है, कोड नेम है, मतलब जो वाउचर का कोड होगा, सीरियल नंबर होगा, 1 नंबर वाउचर, 2 नंबर वाउचर, 3 नंबर वाउचर, ठीक है, अकाउंट नेम है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है, ब्रेंच अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, जो कुछ भी अकाउंट नेम है
उसको पुट करते जाना है यानी लिखते जाना है इसमें, फिर उसका अमाउंट क्या है, कितना पैसा का है, ठीक है, कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है, ये अमाउंट भर देना है। और भरने के बाद ये परचेज जो किए क्यों किए, किस चीज़ का परचेज किए, परचेज किए हैं तो किसी न किसी कारण से किए होंगे, किसी न किसी चीज़ का किए होंगे, किस चीज़ का किए। नरेशन, चूंकि नरेशन क्यों होता है, मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि नरेशन क्यों होता है। नरेशन होने का एक कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है, चूंकि ये वाउचर है, एंट्रीज एक तरह की होंगी। अब चूंकि एक वाउचर है, एंट्रीज एक ही तरह की होंगी, लेकिन ट्रांजेक्शन तो अलग अलग तरह के हैं, कारण उसका अलग अलग है, सामान अलग अलग खरीदा गया, ठीक है। तो वो उस चीज़ को अब सबका परचेज कुछ भी करें, एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब परचेज तो कर दिए, किस चीज़ का परचेज किए, अगर जो ऑडिटर होगा या फिर बैंक का जो लोन लेने जाओगे वो चेक करेगा, या फिर इंटरनल अथॉरिटी होगी जो चेक करेगी, वो पूछेगी किस चीज़ का तुम परचेज किए हो, तुम बोलोगे बस किए थे, एगो चीज़ था परचेज किए थे। कौन सा चीज़ किए थे, ना था एगो चीज़, नहीं बताने लायक है। तो ये गधा, तुम कंपनी के नाम पे तुम कुछ खरीदे हो, तुम हमको ही नहीं बताओगे, हाँ? इतना पर्सनल चीज़ है, और पर्सनल चीज़ तुम कंपनी के अकाउंट पे खरीदोगे, पर्सनल चीज़ तुम अपने अकाउंट पे खरीदोगे। तो अच्छा तो बता देते हैं, खरीदे थे ना, घड़ी खरीदे थे रोलेक्स 15 लाख वाले, 15 लाख का घड़ी बिजनेसवा को पहना है का, बिजनेस का हाथ है कि उसके हाथ में पहनाओगे, तुम पहना है, तुम अपने से पैसा दो, एंट्री से रिवर्स मारो, पैसा डालो कंपनी में, अपने यूज के लिए खरीद रहा है और कंपनी के अकाउंट में डाल रहा है। तो बाबू इसीलिए चूंकि धोखाधड़ी ना हो और ट्रांजेक्शन समझ में आए, पकड़ा जाए ट्रांजेक्शन क्यों हुआ है, कारण क्या है, और उसको चेक कर लें, तो इसलिए नरेशन जरूरी है, ठीक है। जब कोई भी यूज़र, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो यूज़र्स है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल यूज़र, वो चेक कैसे करेगा, जर्नल एंट्री पकड़ के, ठीक है। जर्नल एंट्री पकड़ लेगा, जर्नल एंट्री पकड़ने के बाद ले एकदम पूरा एकदम उधेड़ते जाएगा, ठीक है। जर्नल एंट्री पकड़ा गया, उसको उधेड़ते जाएगा आपका ट्रांजेक्शन, बोल कहाँ कहाँ गलत किया है, कहाँ गलत किया है, कहाँ तुम फ्रॉडगिरी किया है, बोल, ठीक है। तो ये ऐसे एंट्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो नरेशन इसीलिए जरूरी है, समझे। चलो अब अकाउंटिंग वाउचर्स में, अकाउंटिंग वाउचर्स में ये सभी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लिखनी जरूरी हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशंस हैं जो जरूरी हैं। तो इट इज़ रिटन ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर, इसको एक अच्छे पेपर पे लिखना होगा। नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द टॉप, फर्म का नाम यानी किस बिजनेस के लिए हम लोग चला रहे हैं उसका नाम लिखना होगा, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट एंड नॉट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन का डेट रिकॉर्ड करना होगा, रिकॉर्डिंग का डेट नहीं, कि अगर ट्रांजेक्शन एक हफ्ता पहले हुआ है और हम उसको लिख रहे हैं आज, आज याद पड़ा कि यार यार एक हफ्ता पहले ये चीज़ खरीदे थे, अरे यार उसको एक हफ्ता पहले ये चीज़ बेचे थे, 1 करोड़ का माल सेल किए थे एक हफ्ता पहले, असल में सेल किए हो 1.5 करोड़ का, तो याद नहीं आएगा, मारो एंट्री गलत। तो इसीलिए वाउचर्स में तुम क्या कर लोगे यार, अब तुम याद पारोगे यार एक वाउचर कहाँ है कहाँ नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं, तो इसीलिए वाउचर्स जुगाना जरूरी है, और जिस दिन ट्रांजेक्शन है उसी दिन का रिकॉर्ड होना जरूरी है। ऑफ ट्रांजेक्शन इज टू बी मेंशन्ड, ठीक है। द नंबर ऑफ द वाउचर इज टू बी इन सीरियल ऑर्डर, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इन्हें कि पांचवा नंबर पहले लिख दिए, चौथा नंबर तीसरे नंबर पे लिख दिए, दूसरा नंबर पांचवें नंबर पे लिख दिए, ऐसा कुछ भी कांड नहीं चलेगा, ठीक है। सीरियल वाइज लिखना होगा। नेम ऑफ द अमाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मेंशन्ड, किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, यानी किस नेचर को, किस ट्रांजेक्शन के किस नेचर को पैसा आया, तो वो कैसा है पैसा,
आया तो उसके एवज में कुछ और ट्रांजेक्शन होगा, पैसा आएगा, क्यों ऐसे ही कोई दे देगा। और अगर हम माल देंगे तो कोई और ऐसे ही दे देंगे, कोई ना कोई उसका इफेक्ट होगा। एक हाथ से लेना तो दूसरे हाथ से देना पड़ेगा, और एक हाथ से देना तो दूसरे हाथ से लेना पड़ेगा। तो लेन देन यानी एक सिक्के के दो पहलू हमेशा होंगे, जर्नल एंट्रीज में हमेशा दो पहलू होंगे। ठीक है, तो कौन सा डेबिट नेचर का है तो किसको डेबिट में लिखेंगे, कौन सा क्रेडिट नेचर का है तो किसको क्रेडिट में लिखेंगे। अब सपोज करो कोई डेबिट नेचर का आया ट्रांजेक्शन, तो कोई ना कोई क्रेडिट नेचर का हुआ होगा। ठीक है, ये एक चीज तुम समझ लो। वाइस वर्सा एक चीज है कि कोई अगर क्रेडिट आएगा तो उसके एवज में कुछ डेबिट होगा जरूर। कोई अगर डेबिट होगा तो किसी ना किसी उसके एवज में कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा जरूर। ठीक है, तो ये इफेक्ट चलते रहेगा, ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है ऐसे ही होगा, कोई कुछ डेबिट होगा तो कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा तो कुछ ना कुछ डेबिट होगा। ये चीज़ तुम लोग समझ लो, दिमाग में भर लो, भूसे की तरह भर लो। ठीक है, जैसे हो दिमाग में ऐसे फिट कर लो। ठीक है, कुछ भी होगा तो ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट जरूर होगा, डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा जरूर, और क्रेडिट होगा तो डेबिट होगा जरूर। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा जरूर। ठीक है, तो डेबिट का है तो डेबिट में लिखोगे, डेबिट की नेचर जो अकाउंट डेबिट इन नेचर है उसको डेबिट में लिखोगे, और उसका जो इफेक्ट है यानी वो क्रेडिट का नेचर होगा तो क्रेडिट में लिखोगे। अगर कुछ कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है तो क्रेडिट में लिखोगे, और उसका जो इफेक्ट होगा वो डेबिट में होगा, डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज रिटेन्स इन फिगर अगेंस्ट द अमाउंट। ठीक है, अमाउंट के कॉलम में उसका जो फिगर है यानी उसका जो नंबर है वो लिखा जाएगा, कितने अमाउंट का है, कितने पैसे का लेन देन हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टू बी गिवन वाइज, यानी अच्छे से सही सही डिस्क्रिप्शन यानी नरेशन दिया जाना होगा। द पर्सन हु प्रिपेयर्स द वाउचर मस्ट मेंशन हिज नेम अलोंग विद द सिग्नेचर। कौन एंट्री लिख रहा है, कौन अकाउंटिंग कर रहा है, उसका सिग्नेचर होना जरूरी है कि बाबू हम किए हैं अकाउंटिंग, 5 साल बाद नौकरी छोड़ दिए कोई बात नहीं है, पकड़ के लाया जाएगा, चलो ये वाला एंट्री बताओ। ठीक है, तो पकड़ के कोई नहीं लाएगा, और कोई और कहीं जॉब कर रहा है या फिर किसी अच्छे पोस्ट पे, उसको पकड़ के लाओगे, अब ऐसे ही मान लेगा कुछ भी ट्रांजेक्शन की, चलो सही है मान लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन सिग्नेचर जरूरी है कि कोई बच्चा नहीं किया है, कोई नॉलेजेबल पर्सन किया है। ठीक है, दी नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन आर मेंशन्ड ऑन द वाउचर। ठीक है, वही है अकाउंटेंट का। अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर जो उसका सुपरवाइजर है, अकाउंटेंट का जो सुपरवाइजर है, जिसके सुपरवाइजरी में, जिसके देख रेख में अकाउंटिंग हो रहा है, सारा ट्रांजेक्शन मेंशन हो रहा है, उसी का सिग्नेचर होगा। हाँ सही सही है। अब आते हैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ज़रूरी है बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे हम लोग समझते हैं कि आखिर चीज़ें काम कैसे करती हैं, चीज़ें होती कैसे हैं, चीज़ों का जो रिलेशन है कैसे होता है, एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड कैसे होती हैं, ये हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। ठीक है, तो जो पहली अकाउंटिंग इक्वेशन है वो आपकी क्या है, पहली अकाउंटिंग इक्वेशन ए इक्वल्स टू एल प्लस सी। ठीक, ए इक्वल्स टू ए एल प्लस सी। अब यहाँ पे ए क्या है, तो ए है एसेट, एल है लायबिलिटी, और सी है कैपिटल। कैपिटल एसेट लायबिलिटी, तो एसेट क्या है हम लोग पढ़े पहले, हर एक वो चीज़ जो हमारे बिजनेस को काम करने में मदद करे, हमारे बिजनेस को हेल्प करे। ठीक है, हर एक वो टेंजिबल इंटेंजिबल, देखने लायक न देखने लायक, महसूस होने वाली हर एक वो चीज़ एसेट है। ठीक, अब एसेट है तो मैंने पिछली क्लासेस में, दूसरी या फिर तीसरी क्लास में मैंने बताया होगा, जब हम लोग एसेट पढ़ रहे थे, कि जब एसेट है तो एसेट अपने पैसे से भी खरीद सकते हैं और लोगों के पैसे से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस को हेल्प चाहिए तो एसेट हमारे बिजनेस को हेल्प करता है। ठीक है, लायबिलिटी भी हेल्प करता है, कैपिटल भी हेल्प करता है, लेकिन ये कैसे हेल्प करता है, तो ये हमारे एसेट खरीदने के लिए हमको हेल्प करता है। एसेट कौन कौन से हैं, लॉन्ग टर्म एसेट,
शॉर्ट टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट में बिल्डिंग हो गया, मेरे पास जो बेंच है वो हो गया, 4 साल 5 साल आराम से यूज करेंगे। पोडियम हो गया, बोर्ड हो गया, टैब हो गया, फोन हो गया, विजुअलाइजर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, माइक हो गया, ठीक है, ये पेन हो गया, ठीक है, मैं हो गया, मेरा जो टीचिंग स्किल है ये हो गया, ठीक है, मैंने जो अपने नॉलेज को गेन करने के लिए बुक्स जो पढ़ी वो हो गया मेरा एसेट। ये सभी चीज़ें अब देखो, देखने लायक क्या है, ये सभी चीज़ें फ़ोन, टैब, बोर्ड, पोडियम, ये प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें देखने के लिए, तो ये टेंजिबल एसेट हो गया। इनटेंजिबल एसेट कौन सा हो गया? तो इनटेंजिबल एसेट हो गया मेरी नॉलेज, एसेट, एसेट, टेंजिबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल इनटेंजिबल देखने लायक जो है वो टेंजिबल है, जिसको हम देख सकें, देख सकें, नहीं दिखे, ठीक है, नहीं दिखे लेकिन है, लेकिन है, क्या समझे? तो जो मेरी नॉलेज है वो मेरी इंटेंजिबल एसेट है, इसको कोई देख नहीं सकता, जब मेरे से पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है, तो ये मेरी इंटेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट मेरा बेंच वंच सब, ये सभी चीज़ें जो दिख सकता है, जो तुम लोग देख पा रहे हो, ऐसे तो नहीं देख पाओगे, क्लासेस में आओगे तो देखोगे, ठीक है, देख पाओगे, वो मेरा टेंजिबल एसेट है, ठीक। अब मेरी जो नॉलेज है, मैंने अपने पैसे से बुक्स खरीदे, पढ़े, क्लासेस ली, पढ़ी, ये मेरा कैपिटल हुआ, ठीक, मैंने अपने पैसे से लगाया। मेरे पास 20 ब्रेंच है, ठीक है, इसमें से 10 मैंने अपने पैसे से खरीदे, 10 का मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं गया पापा से मांगने, पापा बोले कि अभी तो दिए थे, तो पापा और चाहिए, तो बोले कि ना, और पैसे नहीं है। हम बोले तब क्या करें, दोस्त को फ़ोन किए, भाई मेरे को चाहिए 30,000 रुपया दे। बोला क्या करेगा? बेंच खरीदना मेरे को। कितना? 10। बोला चल ले ले। कब देगा? मैंने बोला कि चलो अब क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तब देंगे। बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, जब इच्छा करे दे देना। खरीद लिया। 30,000 जो मैंने लाया उसको देना तो है, ब्याज ले ना ले वो बात अलग है, अभी दे बाद में दे, देना तो है। तो लायबिलिटी क्या कहती है? लायबिलिटी मीन्स यू हैव अ बर्डन और obligation to repay the amount और repay the burden और obligation। तो जो तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, जो जिम्मेदारी है, जो बर्डन है, उसको रीपे करना है, तुमको वापस कर देना है, तो वो तुम्हारी लायबिलिटी हुई, ठीक है, लायबिलिटी हुई अकाउंटिंग के टर्म में, ठीक है, नॉट ये एफएम के टर्म में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म में नहीं, आगे चलकर तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो वो मेरी लायबिलिटी हुई, ठीक। अब जो ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरे लिए हेल्प कर रही है, मेरे बिजनेस को हेल्प कर रही है। अब ये जो है मेरा कैपिटल, मैंने अपने से खुद से लगाया जो 10 बेंच का, ये कैपिटल और मेरी लायबिलिटी, ये दोनों मिलकर मेरे पास 20 बेंच हो गए, तो ये मेरे एसेट्स हो गए, ठीक है। मेरी कैपिटल और मेरे लायबिलिटी ये दोनों मिलकर एसेट हो गए और तभी मेरे बिजनेस को हेल्प किए, ठीक है। तो एसेट और कैपिटल, लायबिलिटी और कैपिटल प्लस हुए तभी मेरा एसेट हुआ। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है A इक्वल्स टू एल प्लस सी, यानी एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अपना प्रूफ होता है, ठीक है।
अब इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से हमारे दो और अकाउंटिंग इक्वेशन बनेंगे, ठीक। अब अगर तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोगों को एक रूल बताया होगा LHS और RHS का, ठीक। LHS और RHS का, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अपना एसेट है और राइट हैंड साइड में अपना लायबिलिटी है और कैपिटल है, ठीक। अब राइट हैंड साइड में L है और C है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एसेट है। तो जो एसेट है, अगर हम लाइबिलिटी को एसेट में से माइनस करें या फिर अगर राइट साइड में वो प्लस में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर उसका जो साइन है वो बदल जाएगा, ठीक। तो वो अगर वहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? तो कैपिटल बचेगा। कैपिटल यानी हमारी जो खुद की पूंजी है वो बचेगी, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन बना एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, यानी अगर मुझे अपना खुद का कैपिटल इसमें डिफाइन करना है, मुझे अपना खुद का कैपिटल जानना है कि मैंने कितना लगाया है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, टोटल मेरे पास जो पूंजी है, टोटल जो मेरे पास एसेट है, उसको उसमें से जो मैंने लोन लिया है या फिर जो मैंने लायबिलिटी अपने सिर पे जो बर्डन ले लिया है, जो मेरा ऑब्लिगेशन हो गया है, जो मुझे रीपे करना है, ठीक है, जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मुझे रीपे करना है 1 साल के अंदर या फिर 1 साल के बाद, लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में, तो वो एसेट में से माइनस कर देंगे। एसेट में से जब हम अपना लोन या फिर ऑब्लिगेशन घटा देंगे तो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा कि मैंने कितना लगाया अपने बिजनेस में, ठीक है। मेरे बिजनेस में मेरा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरी अपनी कैपिटल की रेशियो क्या है, ठीक है। अब यहीं पे इसी इक्वेशन में से सपोज करो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन में से अगर मैं दूसरा इक्वेशन बनाऊं तो दूसरा इक्वेशन अपना बनेगा एसेट माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटी। अब एसेट में से यानी मेरा जो टोटल एसेट है, इस टोटल एसेट में से मैं अपना जो कैपिटल, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैंने जितना पैसे अपने बिजनेस में लगाया है, ये पैसे मैं माइनस कर दूँ। अगर मुझे ये मालूम है और मुझे अपना बर्डन निकालना है, मेरे पास लोन कितना है, मुझे कितना रीपे करना है, ये मैं निकाल लूँ, तो ये निकालने के लिए मैं अपने टोटल एसेट यानी टोटल नेटवर्थ, सपोज करो ये सभी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। आगे चलकर ये सभी चीज़ें अलग अलग टर्म्स लेती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। फिलहाल तुम इतना ही समझो कि ये सभी चीज़ें मेरी नेटवर्थ हो गई, ठीक है। अब मेरे इस पूरे नेटवर्थ में मेरा लायबिलिटी भी है और मेरा अपना कंट्रीब्यूशन, मेरा अपना पैसा भी और दूसरों का पैसा मिलाकर भी मैंने अपना नेटवर्थ बनाया है, ठीक है। ये सभी चीज़ें खरीदे हैं। तो अब मेरे ये जो पूरी चीज़ है इसमें से मैं अपना चीज़ निकाल दूँ तो मेरे दूसरे लोग जो मुझे दिए हैं उन लोगों का कंट्रीब्यूशन मुझे मालूम पड़ जाएगा। मैं इसमें से जो अपनी चीज़ें हैं, जो मेरी अपनी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें निकाल लेता हूँ, तो जो बचेगा वो दूसरे लोगों का है, ठीक है। तो एसेट में से मैं अपना कैपिटल निकाल लूँ, जब कैपिटल निकाल लूँगा तो ये मेरा लायबिलिटी ही तो बचेगा, मेरा जो बर्डन है वही तो बचेगा। तो देखो एक अकाउंटिंग इक्वेशन से मेरा ये 2 अकाउंटिंग इक्वेशन और निकला, ठीक है, LHS और RHS को ऐसे इधर उधर करके, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना भेजे में घुसा लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एग्जाम्पल से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। अभी नंबर्स में जाओगे कंफ्यूज होगे, ठीक है। चलो अब ऐसे ही हमारी जो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट यही होती है कि हमारे पास कितने एसेट हैं और कितनी लायबिलिटी है। मेरे पास जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी, ठीक है,
तो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो मेरा बैलेंस शीट बनता है। एक जो किताब होती है, एक जो फाइल होता है, उस फाइल में जब हम एक साइड एसेट लिखेंगे, एक साइड लायबिलिटी लिखेंगे, यानी जो मुझे पे ऑफ करना है, बैलेंस शीट बोली जाएगी। ठीक है, चलो अब तुमको कुछ और इंसाइट देते हैं इसके। अब एक बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट है। चलो आते हैं तुम्हारे इस पे, खाली पेज पे आते हैं और यहाँ से हम लोग अपना कुछ जुगाड़ लगाएं। ठीक है, ये हो गया हमारा, सपोज करो बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया अपना बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। यहाँ पे अपना हो गया एसेट और यहाँ पे हो गया अपना लायबिलिटी, लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे अपना लायबिलिटी हो गया। अब हम इसमें भरते जाएं। ठीक है, एसेट सपोज करो कि मैंने 100 बेंच खरीदे। ठीक है, मेरा जो एसेट है 100 बेंच, 100 बेंच, मेरा जो एसेट है 100 बेंच। ठीक है, अब 100 बेंच मैंने खरीदे, मेरे पास जो पैसे थे, मेरा जो अपना कंट्रीब्यूशन है, और मैंने एक चीज़ और पढ़ा है, सेपरेट एंटिटी। ठीक है, जब मैंने एक इसका जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर में मैंने एक चीज़ और पढ़ा है कि सेपरेट एंटिटी, मैं अलग हूँ और मेरा बिजनेस अलग है, मेरी आइडेंटिटी अलग है, मैं आदित्य हूँ और मेरी जो बिजनेस है कॉमर्स कंपास है। ठीक है, तो मैं अलग हूँ और मेरा बिजनेस अलग है। मैं नहीं भी आऊँ तो मैंने स्टाफ रख दिए हैं, ये चलेगा, ये बिजनेस चलेगा। ठीक है, मेरा बिजनेस पीवीटी एलटीडी है, एलटीडी है यानी लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। तो मैं अलग हूँ, मेरा बिजनेस अलग है। तो मेरा जो कैपिटल है, मैंने जो अपनी खुद की पूंजी लगाई है इसमें, ये भी तो ये मेरे बिजनेस का लायबिलिटी हुआ, ये भी तो मुझे वापस करेगा, मैंने लगाया कुछ रिटर्न के लिए ना। तो सपोज करो कि मैं 20 बेंच का पैसा दिया। ठीक है, 20 बेंच का पैसा मैं दिया। ठीक है, माई। ठीक, 20 बेंच मेरे तरफ से। अब बचे 80 बेंच। अब 80 बेंच में मैं क्या करूं, 50 बेंच के लिए मैं लोन ले लूं। ठीक है, 50 बेंच के लिए मैंने लोन ले लिया। 50 बेंच, बेंच बाय लोन। ठीक है, ये भी मेरी लायबिलिटी हुई, मेरी नहीं, मेरी बिजनेस की लायबिलिटी हुई। ठीक है, ये भी मेरे बिजनेस की लायबिलिटी हुई, ये भी उसको रीपे करना है। मेरा पैसा तो उसको मुझे देना ही है। ठीक है, वो मेरे को देगा ही, लेकिन ये पैसे जो लोन लिया है, ये भी इसको रीपे करना है, ये भी पे ऑफ करना है। ठीक है, अब बचा मेरे पास 30 बेंच और, ये दोनों 70 बेंच का पैसा मेरे पास अरेंज हो गया। 100 बेंच मेरे को लेना है, तो अब मुझे 30 बेंच का पैसा और अरेंज करना पड़ेगा। तो यहीं पे आता है इक्विटी का कॉन्सेप्ट। लोन मैक्सिमम जो मुझे मिलना चाहिए था, लोन कैसे मिलेगा, बीएसटी की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो हमको जो पैसा मिलना चाहिए उतनी हमारी औकात होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारे पास अगर 50 लाख रुपए हमको लेना है, तो 50 लाख रुपए के हिसाब से हमारे पास फंड होने चाहिए, या फिर हमारी वैल्यू उतनी होनी चाहिए, तभी हमको उतना पैसा मिलेगा। तो 50 बेंच तक का मेरा मतलब मेरे बिजनेस का, ये जो मेरा बिजनेस है, ये इसका औकात था कि 50 बेंच तक का पैसा इसको मिल सकता था। तो मैक्सिमम जो इसको लोन मिल सकता था उतना मिल गया। ठीक है, तो 50 बेंच का पैसा इसने अरेंज कर लिया, 20 बेंच का पैसा मैंने इसको दे दिया। ठीक है, ये दोनों इसके सिर पे लायबिलिटी हो गया, बर्डन हो गया। ठीक है, अब बचा 30 बेंच। 30 बेंच, अब यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट इक्विटी का। अब ये बोलेगा भाई 30 बेंच तो जरूरी है, अब क्या करें। तो बोलेगा कि मैं एक काम करता हूँ,
मुझे बोलेगा कि 30 बेंच का और पैसा है, और पैसा चाहिए, अरेंज करिए। तो मैंने बोला कि 100% इक्विटी जो है, 100% हिस्सेदारी जो है मेरे पास है, ठीक है। तो ये क्या बोले, हम बोले कि चलो तो अब हम क्या करते हैं, अपने दोस्त को लाते हैं। दोस्त को लाए, बोले कि भाई 30 बेंच का पैसा चाहिए, 30 बेंच का पैसा, मेरी जो वैल्यूएशन है, सपोज करो कि 10 लाख का बेंच है, सपोज करो कि मेरी जो वैल्यूएशन 10 लाख का बेंच है, 10 ही लाख मेरी वैल्यू है, ठीक है। तो 20 लाख की बेंच मैंने दे दिया, 50 लाख का बेंच, सॉरी 5 लाख का बेंच वो बैंक फाइनेंस कर दिया, ठीक है। तो मेरा 7 लाख का बेंच हो गया, तो 30 लाख का बेंच और पड़ा है, तो यानी 30% इक्विटी तू ले ले, 30% इक्विटी तू ले ले, ठीक। 30% इक्विटी यानी शेयर होल्डिंग। तो शेयर्स बेचकर 30 बेंच फ्रॉम शेयर्स, 30 बेंच कहाँ से आए, तो फ्रॉम शेयर्स आए। अपने शेयर्स को बेचकर मैंने 30 बेंच अरेंज कर लिए, ठीक है। तो जो मेरा ये टोटल एसेट बना, जो मेरा टोटल जो बैलेंस शीट और जो टोटल मेरा एसेट बना, ये भी तो 100 बेंच ही आया, ये भी तो 100 बेंच आया, और ये भी तो 100 बेंच आया। जो मैंने पैसे अरेंज किए वो भी तो 100 बेंच के लिए किए, और जो मैंने एसेट खरीदे वो भी तो 100 ही हैं। तो जो मेरा पैसा होगा, जो मेरी लायबिलिटी होगी, जो बिजनेस की लायबिलिटी होगी, चाहे मेरा पैसा हो, लोन का पैसा हो, या फिर इक्विटी का पैसा हो, वो कहाँ यूटिलाइज होगा, तो एसेट खरीदने में यूटिलाइज होगा। तो इससे हमको क्या एक और इक्वेशन बन रहा है क्या, एसेट इक्वल टू, इक्वेशन एक और बना कि पहली इक्वेशन जो थी वो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल थी, ठीक, लायबिलिटी प्लस कैपिटल थी। उसके बाद इक्वेशन बनी एसेट माइनस लायबिलिटी बनी, तो कैपिटल अपना निकल गया, ठीक है। कैपिटल अपने को फाइंड करना था, तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दिए, तो अपना कैपिटल निकल गया, ठीक है। अब एसेट में से कैपिटल माइनस कर दिए, तो अपना लायबिलिटी निकल गया, ठीक है, लायबिलिटी निकल गया। तो इसमें एक और इक्वेशन तो बन रहा है भाई, कि जो पैसा इन दोनों से नहीं मिले, अपना इक्विटी बेच कर निकलेगा, क्या, जो पैसा ऐसे ना मिले तो अपना इक्विटी बेच कर निकलेगा। तो ये जो लायबिलिटी है ये अपना लोन हो गया, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है, इसमें एक और चीज़ भी तो ऐड हो सकता है, कि जो कैपिटल है ये मैंने भी कैपिटल दिया और मेरे दोस्त ने भी कैपिटल दिया, तो ये दोनों भी तो कैपिटल में मिल जाएगा, क्यों, मिलेगा कि नहीं। तो कैपिटल में अपन 2 टुकड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल का आपने 2 टुकड़ा कर दिए, बांटो इसको, 2 टुकड़े में बांट दो, ज़्यादा बड़ा बांट दिए। 2 टुकड़े में बांटो इसको। कैपिटल का एक टुकड़ा हुआ ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, और दूसरा हो गया शेयर होल्डिंग कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसमें जो डाउट हो वो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और जो कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, जो डाउट हो उसमें पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में पूछ लेना। और वीडियो अपनी एंड करते हैं, ठीक है। 45 मिनट की अपनी वीडियो बन चुकी है, वीडियो अपना एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे चलकर इक्वेशंस को और अच्छे से समझेंगे, और तब जाकर अपनी स्टार्ट होगी जर्नल एंट्री, ठीक है। मैंने बोला ना, पहले अपना टाइम दे दो इस पे, उसके बाद जर्नल एंट्री पे आएंगे और उड़ाते चलेंगे, ठीक है। पहले टाइम दे दो, उसके बाद से जर्नल एंट्री में उड़ाते चलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।